जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26/5/2024 के लिए यह हमारा 10वां लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है या रिवाइज नहीं किया है, पढ़ा है तो याद नहीं आ रहा है। बीते कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और इसकी कट ऑफ घटती जा रही है। इस बार हम आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जीएस पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद पेपर सेकंड सीसैट को सॉल्व करेंगे। पहले हम जीएस पेपर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट है भारत का भूगोल, टॉपिक है अपवाह तंत्र। यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2016 में आया था। क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था। ये क्वेश्चन 2016 का है, लेकिन इसमें नदी जोड़ने की बात कही गई थी, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए कावेरी और तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी महानदी और सोन, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा और ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी और कृष्णा। भारत का भूगोल से दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कथन है फर्स्ट वंशधारा, सेकंड इंद्रावती, थर्ड प्राणहिता, फोर्थ पेन्नार। अब बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी केवल 2 और 3। चलिए हम मैप में दिखाते हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये नदी जो है नासिक से निकलती है, उसके बाद फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो नीली लाइन दिखाई गई है, ये नदी की धारा है। भारत के मैप में हम आपको दिखाते हैं। ये है महाराष्ट्र। अब यहाँ से महाराष्ट्र होते हुए ये है तेलंगाना, उसके बाद ये पार्ट है छत्तीसगढ़ और ये है आंध्र प्रदेश। लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ऑप्शन में जो है उसके अनुसार इंद्रावती नदी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता यह गोदावरी की सहायक नदी है। हमारा ऑप्शन सही होता है।
2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। इंद्रावती और प्राणहिता। इन दो नदियों के बारे में जान लेते हैं, वंशधारा और पेन्नार नदी के बारे में। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब पेन्नार नदी के बारे में जान लेते हैं। पेन्नार नदी दक्षिण भारत के नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना के सावा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लोक चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। अब बताना कि मूल कर्तव्य नहीं है कौन सा चारों ऑप्शन में से। चलिए जानते हैं। लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना ये ऑप्शन गलत है, ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है। ये क्यों नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों अनुच्छेद 51 का यानी आर्टिकल 51A के विषयों में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त तीनों जो ऑप्शन है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए व्याख्या दिखा देते हैं कि लिखा है कि लोक चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों अनुच्छेद 51 का के विषय में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से दूसरा क्वेश्चन है, यह जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व टॉपिक से क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी कल्याण की अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है राज्य की नीति निदेशक तत्व। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य की नीति के निदेशक तत्व वर्णित हैं। भाग 4 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 39 के खंड ग में प्रावधान है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। क्वेश्चन है आधुनिक भारत का इतिहास से। यह क्वेश्चन गांधी जी के आगमन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन से है। रौलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट कथन है रौलेट अधिनियम सिटीजन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था।
रौलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। थर्ड कथन है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रौलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। पहला सही है कि रौलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा है कि रौलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। चलिए हम व्याख्या दिखाते हैं आप सबको। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव का अध्ययन तथा उसे समाप्त करने के लिए 1917 में सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित की गई। इसी की सिफारिश पर रौलेट अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत मजिस्ट्रेट को किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार था। उस व्यक्ति को अपील करने की भी अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की तथा रौलेट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में हड़तालों का आयोजन किया। इसके लिए गांधी जी ने होम रूल लीग के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के उपयोग का प्रयास किया। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में गठित किया कि सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण 1927 या 28 में इसका व्यापक विरोध हुआ, जबकि रौलेट सत्याग्रह की घटना 1919 की है। अतः इन दोनों के विरोध प्रदर्शन साथ साथ नहीं हुए। आधुनिक भारत का इतिहास से दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ऑप्शन नंबर ए B.O. चिदम्बरम पिल्ले, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी के कामराज, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। चलिए पहले व्याख्या देखते हैं। लिखा है कि तंजावुर तमिलनाडु राज्य में है, जहां सी गोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर अभियान संगठित किया। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा से आरंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा। पश्चिमोत्तर प्रांत पेशावर में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां ने किया। यह लाल कुर्ती आंदोलन नाम से प्रसिद्ध हुआ। बम्बई में इसका केंद्र बिंदु धरासना था, जहां सरोजनी नायडू एक महत्वपूर्ण नेत्री थी। देश के अन्य हिस्सों में भी यह आंदोलन चलता रहा। बंगाल में मिदनापुर, उड़ीसा में बालासोर, पुरी, कटक आदि, असम में सिलहट इस आंदोलन के केंद्र रहे। हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी सी गोपालाचारी। क्वेश्चन है आर्थिक और सामाजिक विकास से। क्वेश्चन है कि भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। पूछा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कथन फर्स्ट है यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। सेकंड कथन है कि यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। कथन नंबर 3 उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण
शोधन क्षमता उतनी खराब होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। चलिए हम व्याख्या देखते हैं कि ब्याज व्याप्ति अनुपात इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी फर्म की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पैरामीटर है। इसकी गणना एक विशिष्ट समय अवधि के लिए की जाती है, जो व्यवसाय के आधार पर मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक हो सकती है। यह वह अनुपात है जो ऋणों पर ब्याज की उपयुक्तता को दर्शाता है। यह दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज की सुरक्षा का मापक है, जो ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ और देय ब्याज की राशि के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ब्याज व्याप्ति अनुपात से किसी फर्म के वर्तमान जोखिम के साथ साथ आने वाले जोखिमों को भी समझने में मदद मिलती है।